जी भाई। क्लियरिंग प्रोसेस है जिसमें बैंक का एक कस्टमर वो कहता है आके बैंक को कि मुझे दूसरे बैंक के पैसे मंगवा दें। अब इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। मिस्टर ए का अकाउंट है यूबीएल में। यस सर। मिस्टर ए का अकाउंट है यूबीएल में। वो आता है आपके पास, आप यूबीएल में बैठे हुए हैं कि ये 5 लाख रुपए का चेक है, जी। मैंने मिस्टर बी से लिया है और मिस्टर बी का अकाउंट जो है वो एचबीएल में है। ठीक है। यस सर। 5 लाख का चेक है, मिस्टर ए लेके आए, उनको चेक वो दिया मिस्टर बी ने, और मिस्टर बी का जो अकाउंट है वो एचबीएल में है। वो आके हमें कहता है कि जी ये पैसे मुझे एचबीएल से मंगवा दें। ठीक है। अब हम ये कैसे पैसे मंगवा के देंगे? ठीक है। इसके दो प्रोसेस हो सकते हैं, एक क्लियरिंग है और एक कलेक्शन है। जी। क्लियरिंग कहां पे होगा और कलेक्शन कहां पे होगा? अभी हम क्लियरिंग पे आते हैं। कलेक्शन उसके फौरन बाद मैं कह दूंगा कि जो इस प्रोसेस में नहीं आते वो कलेक्शन के जरिए हैं। ठीक है। अब मिस्टर ए आए और अली अहमद बैठे हुए हैं यूबीएल में कि ये 5 लाख रुपया मुझे मंगवा दें। हमने कहा जी सौ बिस्मिल्लाह। हमने कहा कि ये डिपॉजिट स्लिप है, जब हम कैश जमा करवाने जाते हैं तो नाम लिखते हैं कि किस में जमा करवाना है। उसने लिखा कि जी मेरे अकाउंट में जमा करने हैं। डिपॉजिट स्लिप फिल की कि ए ने अपना नाम लिखा, अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखा और ये लिखा कि 5 लाख का चेक है, एचबीएल का, कौन सी ब्रांच का है और कितनी अमाउंट है, और बैंक में दे दिया। उसकी दो स्लिप होती है। बैंक क्या करता है, उसको एक्नॉलेज करके स्टैंप करके एक हिस्सा उसको दे देता है और बाकी चेक और दूसरा हिस्सा अपने पास रख लेता है। जी। हम जो ब्रांचें 9 बजे ओपन हुई, ये काम करना शुरू कर दिया। करते गए तकरीबन 2:30-3 बजे राइडर जाता है, एक मैसेंजर जाता है और वो कहता है जी आपकी क्लियरिंग तैयार है। हम आप कहते हैं कि जी क्लियरिंग तैयार है, मेरे पास ये एक चेक है 5 लाख का। वो चेक लेता है, बंडल कवर के बैंक कोड और ब्रांच कोड लिख दिया जाता है। और कितने चेक हैं, फर्ज करें हम एक ही की मिसाल लेते हैं, एक चेक है, कितनी अमाउंट का है, 5 लाख का। हम वो इसके साथ हो जाते हैं और उस बंदे को दे देते हैं जो राइडर होता है। वो राइडर क्या करते हैं, जितनी भी ब्रांचें होती हैं उन ब्रांचों में जाते हैं। तमाम बैंकों की तमाम हर एक ब्रांच में वो जाएगा। वो से मुराद ये है कि बंदे जाएंगे। वो राइडर जो है वो हो सकता है लाहौर में 100 राइडर जा रहा हो, तो हर ब्रांच में राइडर जाते हैं और वो चेक उठाया जो हमने उसको दिया। वो तकरीबन 5-6 बजे एक सेंट्रल पॉइंट है जिसको हम निफ्ट कहते हैं। निफ्ट एक ऐसा अदारा है जो ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट बैंक प्रोसेसिंग का काम करता है। पहले कभी शायद कुछ लोगों ने पढ़ा हो कि क्लियरिंग हाउस के फ्राइज स्टेट बैंक सर इंजाम देता है। ठीक है। तो निफ्ट जो है ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट बैंक सारी वर्किंग करता है। तो ऐसे ही वो 5-6 बजे तमाम जो राइडर हैं वो निफ्ट में इकट्ठे हो जाते हैं और जितने भी चेक्स हैं, जिसमें हमारा भी एक चेक था जो 5 लाख का था, जो मिस्टर ए ने हमें दिया, वो भी निफ्ट में चला गया। 24 घंटे 3 शिफ्टों में काम होता है वहां पे। वो जितने चेक आते हैं उन सबको सारी रात प्रोसेसिंग करते हैं। एक चीज हाथ से वो एंटर करते हैं जो अमाउंट लिखी होती है। सिर्फ वो चेक नंबर डालते हैं तो अच्छा। सामने आ जाता है, वहां पे उनका स्टॉप बैठा होता है रात सारी। वो अमाउंट डालते जाते हैं, अमाउंट डालते जाते हैं, बस चेक के अगेंस्ट वो अमाउंट डालते हैं। जब वो सबकी अमाउंट डाल लेते हैं, हमारे इस चेक की भी अमाउंट डाल दी उसने, इसमें अमाउंट डाली और उसका जब पूरे चेक्स जो है उन्होंने एंटर कर दिए, स्कैन कर लिए, उसके बाद अपना वो एंड ऑफ डे चलाते हैं, साइकिल का एंड करते हैं। जब वो साइकिल का एंड करते हैं तो वहां पे दो स्क्रोल निकलते हैं, दो शीटें निकलती हैं, दो स्टेटमेंटें निकलती हैं। वो स्टेटमेंट्स, अब ये दो स्क्रोल होते हैं, हमारे स्क्रोल है, एक वो एचबीएल का स्क्रोल होगा,
जिसमें वो एचबीएल को कहेंगे कि आपके पास ये एक चेक 5 लाख का आ रहा है, और एक यूबीएल का स्क्रोल होगा जिसमें वो कहेंगे कि आपने 5 लाख का चेक दिया है। सुबह राइडर जो है वही चेक उठाते हैं, और जो एचबीएल का चेक था वो सुबह 9 बजे से पहले ब्रांचों में पहुंचे होते हैं, कि एचबीएल को कहते हैं को कि ये आपका 5 लाख का चेक आया है। 9 बजे या 9 बजे से पहले पहुंच चुके होते हैं, ठीक है। वो राइडर तकरीबन 7-8 बजे निफ्ट के ऑफिस से डाक लेके निकल जाते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो ऐसे ही वो तमाम ब्रांचों को पहुंचाते जाते हैं, अपनी क्लियरिंग उनकी जो होती है। इसको हम जो चेक जा रहा है, जो निफ्ट के जरिए जाएगा, जो इस प्रोसेस के जरिए जाएगा, इसको हम कहेंगे कि ये क्लियरिंग है, और जिसमें निफ्ट इन्वॉल्व नहीं होगा उसको हम कलेक्शन कहते हैं। अब एक ब्रांच है, एचबीएल ही की ब्रांच ले लें, जो आजाद कश्मीर की कोई वो दूर दराज इलाके में है, जहां पे राइडर का जाना मुमकिन ही नहीं होता, जहां पे इवन टीसीएस जाता ही नहीं है, सिर्फ डाकिया जाता है, पोस्ट ऑफिस का डाकिया जाता है, वो भी हफ्ते में एक दफा। तो वो कहते हैं जी वहां पे सर्विस नहीं दे सकते, तो वहां पे हम कलेक्शन के जरिए फिर चेक मंगवाते हैं। हमारे पास चेक आता है तो हम उसको फिर कलेक्शन के जरिए मंगवाएंगे, क्योंकि वहां पे निफ्ट का रोल नहीं है, उसको हम कलेक्शन कहेंगे। तो अब ये चेक चला गया एचबीएल में, एचबीएल में स्टाफ बैठा हुआ है, उन्होंने कहा अच्छा यार 5 लाख का चेक आया, उन्होंने देखा 5 लाख का चेक है, उन्होंने इसको चेक किया, इसकी स्क्रूटनिंग की। चेक करने से मुराद क्या है, देखा कि इसकी डेट ठीक है, चेक के ऊपर जो डेट लिखी है, और इसकी अमाउंट वर्ड एंड फिगर ठीक है। फिर बैंक जो है, जो यूबीएल है, इसने कुछ अपनी क्लियरिंग एंड इंडोर्समेंट की स्टैंपें लगानी होती हैं, वो देखा कि वो स्टैंपें ठीक है, और क्या वो डेट भी ठीक है क्लियरिंग की, जो बैंक ने लगानी थी क्लियरिंग की स्टैंप पे लगाता है यूबीएल, वो सारी चीजें देखते हैं। फिर सारी चीजें ठीक हैं, चेक देखा, चेक उसने साइन वेरीफाई कर लिए, साइन वेरीफाई करने के बाद उसने उस कस्टमर को ये बी का जो अकाउंट था उससे पैसे निकाले, बी के अकाउंट से, और निकाल के अपने पास एक उन अकाउंट होता है जिसे हम कह देते हैं, कोई सन्ड्री होती है, वहां पे इकट्ठे होते हैं पैसे एचबीएल के उस ब्रांच के। फर्ज करें उसके पास 5 चेक आए, तो 5 कस्टमर को डेबिट किया और एक सन्ड्री में पैसे दे दिए अपने पास उस ब्रांच की सन्ड्री में। अब ऐसे ही तमाम एचबीएल की ब्रांचें जो है अपने अपने कस्टमर को डेबिट करेंगी, यूबीएल की ब्रांचें अपने कस्टमर को डेबिट करेंगी जो यूबीएल को चेक सुबह मिले हैं। और तमाम जो रिपोर्टें हैं, जो मैंने कहा कि एचबीएल को आएगी कि आपने 5 लाख का चेक आपके पास आ रहा है, आपने पेमेंट करनी है, यूबीएल को आएगी कि आपने 5 लाख का चेक दिया है, आपको पैसे आने हैं। ये रिपोर्टें जब शेयर होती हैं, शेयर कैसे होती हैं, अपनी वेब पे रख देते हैं निफ्ट, और हम सबके पास उस वेब का एक्सेस लिया होता है। हम उन यूएसबी, जो सिक्योर्ड यूएसबी है, जो राइट देता है निफ्ट के इस यूएसबी के जरिए आप हमारी वेब को एक्सेस कर सकते हैं, हम उसकी वेब को एक्सेस करते हैं, वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। और जब पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है तो हम वही इंफॉर्मेशन स्टेट बैंक को भी शेयर होती है, वही इंफॉर्मेशन तमाम बैंकों के हेड ऑफिस को शेयर होती है। अब जब वो 5 लाख रुपया उन्होंने डेबिट कर दिया, वो रिपोर्टें स्टेट बैंक से भी शेयर हो गई, एचबीएल के हेड ऑफिस से भी शेयर हो गई, यूबीएल के हेड ऑफिस से भी शेयर हो गई। तो जब डेबिट कर लिया, फिर तकरीबन को 12:30 बजे के करीब फिर राइडर तमाम ब्रांच में जाते हैं, वो पूछते हैं कि जो मैंने आपको चेक दिए थे सुबह 9 बजे, उसमें से कोई वापसी तो नहीं है। ये फर्ज एचबीएल वाला कहता है जी नहीं मेरी कोई वापसी नहीं है, 5 लाख का चेक था, ये क्लियर है। तो वो रिपोर्ट कर देता है निफ्ट में आके, वो क्लियर है जी। अब जो क्लियर है उसके बाद निफ्ट जो है अपना साइकिल कट करता है, साइकिल का एंड ऑफ डे चलाता है। जब वो साइकिल का एंड ऑफ डे चलाता है और वो रिपोर्टें फाइनल हो जाती हैं, स्टेट बैंक को शेयर होती हैं, बैंकों के हेड ऑफिस को शेयर होती हैं, तो स्टेट बैंक क्या करता है, एचबीएल को 5 लाख से डेबिट कर देता है, क्योंकि तमाम बैंकों के अकाउंट
स्टेट बैंक में होते हैं और यूबीएल को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, ये तकरीबन कुछ 3 बजे के करीब हो जाता है काम। ये जब ये होता है तो हमें ट्रेजरी जो है उसी की रिपोर्ट के बेस पे हमारा यूपीएल का हेड ऑफिस कह देता है कि जी आपके ये 5 लाख रुपया आगे हैं, वो हमें दे देते हैं और हम आगे कस्टमर को दे देते हैं। ठीक है, यानी हम मिस्टर ए को दे देते हैं। इस तरीके से एचबीएल से पैसे निकलते हैं और मिस्टर ए के अकाउंट में जो यूबीएल में है आ जाते हैं। ठीक है, आज यानी जो कल चेक बैंकों में जमा हो रहे थे, आज वो 4 बजे तक क्लियर हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं दिस इज नॉर्मल क्लियरिंग। क्या कहते हैं? नॉर्मल क्लियरिंग। ये जो चेक था जो 5 लाख का यूबीएल ने दिया, यूबीएल के लिए ये आउटवर्ड क्लियरिंग है और एचबीएल जिसने पैसे देने हैं उसके लिए ये इनवर्ड क्लियरिंग है। जिस बैंक ने पैसे लेने होते हैं, हमने जो एग्जांपल ली थी 48 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए, यानी 2 दिन में फंड सेटल होने चाहिए। चाहे वो गुजरावाला का चेक है, चाहे वो कराची का चेक है, चाहे वो क्वेटा का चेक है, 2 दिन में ये कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसको हम कह देते हैं ये इंटरसिटी क्लियरिंग है। हाँ जी, समझ आ गई टीम इसमें कोई मेंबर्स? चार्जेस नहीं होंगे सर? जी, इंटरसिटी के चार्जेस होते हैं जी। ठीक है, चार्जेस जो है जिसकी जो कलेक्शन ले रहा है चार्जेस हमेशा वो लेगा। ठीक है ना, मींस के इसमें मतलब यूबीएल बैंक लेगा फिर? यूबीएल लेगा और निफ्ट भी यूबीएल से लेगा। हमने 3 क्लियरिंग के साइकिल कर लिए, नॉर्मल क्लियरिंग, सेम डे क्लियरिंग, इंटरसिटी क्लियरिंग। अब आता है एक और क्लियरिंग में आएंगे, उसको हम कह देते हैं स्पेशल क्लियरिंग। मसलन 30 जून आ गया, जो लोग टीवी देखते हैं, खबरें देखते हैं, 30 जून आ गया तो गवर्नमेंट या स्टेट बैंक अनाउंस करता है कि आज बैंक्स जो है रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। अब होता यह है कि जब गवर्नमेंट अपनी कलेक्शन बनाना चाहती है, यानी टैक्सेस, ड्यूटीज, रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहती है, तो वो कहती है कि जी इस महीने, वो कोई भी हो सकता है, जून में तो मस्ट है, दिसंबर में तो मस्ट है। ठीक है ना, इसके अलावा वो क्वार्टरली कर सकते हैं। तो वो कहते हैं जी आज स्पेशल क्लियरिंग होगी और तमाम बैंक्स जो हैं बाशमूल स्टेट बैंक रात 10 बजे तक ओपन होंगे। वो इसलिए होता है कि लोग जो है उसमें आके पैसे भी जमा करवा सकते हैं टैक्स के अगेंस्ट और चेक भी जमा करवा सकते हैं। अब होता क्या है कि जब वही जैसे सेम डे है, ऐसे स्पेशल क्लियरिंग जो है वो कहता है जी रात 8 बजे तक काउंटर ओपन होंगे, तो रात 8 बजे तक चेक की कलेक्शन होती रहती है हमारे पास भी। ठीक है ना, ऐसे गवर्नमेंट के कलेक्शन है। अब तो शायद उन्होंने सबको अलाउ कर दिया है। पहले कभी सिर्फ स्टेट बैंक और नेशनल बैंक की आउटवर्ड होती थी क्योंकि टैक्स कलेक्ट ही वो करते थे। अब उन्होंने एक सिस्टम थोड़ा सा बेहतर किए हैं तो दूसरे बैंक भी कलेक्शन कर रहे हैं। तो वो कहते हैं जी रात 8 बजे तक कलेक्ट होंगे। स्टेट बैंक पैसे पास लोग पैसे जमा कराते हैं, नेशनल बैंक में जमा कराते हैं, रात 8 बजे तक जमा कराते रहते हैं। उसके बाद जब क्लोज हो जाता है वो सारे चेक निफ्ट करता है, अपने पास लेके प्रोसेस कर रहा है, उसी वक्त प्रोसेस करता है। वो 9-10 बजे तक प्रोसेस करके उसके 10:30 बजे तक जिन जिन ब्रांचों के चेक होते हैं वहां पे पहुंचा देता है कि ये आपकी स्पेशल क्लियरिंग आगे से प्रोसेस करें। वो उसी वक्त उसको प्रोसेस करते हैं और स्टेट बैंक को कह देते हैं कि ये चेक वापस है, ये क्लियर है। और जब वो क्लियर हो जाते हैं तो स्टेट उसी वक्त वो साइकिल चलाते हैं और रात ही को स्टेट बैंक जो है वो एक बैंक को डेबिट करता है, दूसरे को क्रेडिट करता है और वो उसी रात स्पेशल क्लियरिंग खत्म हो जाती है 2-3 घंटे में। मतलब जो 8 बजे शुरू होती है वो 11 बजे खत्म हो जाती है। तो इसको हम कह देते हैं स्पेशल क्लियरिंग। ये सिर्फ गवर्नमेंट अपने लिए करती है ताकि उसकी रेवेन्यू बढ़े, टैक्सेस इकट्ठे हों, ड्यूटीज इकट्ठी हों। ठीक है ना, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सब जो कुछ भी है वो उसके लिए वो इकट्ठे करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्पेशल क्लियरिंग। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ आपको समझाना था, अभी हमने ये स्लाइड स्टडी करनी है। ये चीजें जो स्लाइड में हैं वो वही चीजें हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। जब हम उस स्लाइड पे आएंगे तो मैं कहूंगा ये आपने खुद ही कहना है हमें आता है, मैं स्लाइड आगे, हाँ भी आता है आगे स्लाइड। ठीक है, हमने डिस्कशंस की वो ध्यान रखिएगा। क्लियरिंग इज अ सिस्टम अवेलेबल इन बैंक्स टू कलेक्ट मिस्टर ए's चेक फ्रॉम HBL ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए, ठीक है, फ्रॉम दी
HBL collecting bank act as an agent of the customer, यानी हम as agent काम करते हैं, and the proceeds thus collected are credited in the checking account of the customer, के कस्टमर के अकाउंट में जो उसके चेकबुक का अकाउंट होता है उसे क्रेडिट कर दिया जाता है, मेंटेन विद कलेक्टिंग बैंक, जो यूबीएल के पास उसने मेंटेन किया होता है। ठीक है यस सर। जी। क्लियरिंग के दो हैं, आउटवर्ड क्लियरिंग और इनवर्ड क्लियरिंग। जिसने Yes, sir. पैसे लेने हैं उसके लिए आउटवर्ड, यूबीएल एचबीएल के लिए इनवर्ड। नॉर्मल क्लियरिंग Yes, का sir. पता है, नॉर्मल क्लियरिंग क्या है? Yes, सेम sir. डे Yes, sir. इंटरसिटी क्लियरिंग क्या है? Yes. स्पेशल क्लियरिंग क्या है? अब sir. एक और आ गया डॉलर क्लियरिंग, यूएस डॉलर में। अगर फर्ज करें कोई कस्टमर कहता है जी मैंने डॉलर में, मुझे पैसे, मेरा डॉलर अकाउंट है और मुझे ये चेक मिला है डॉलर अकाउंट का, इसको मेरे अकाउंट में जमा कर दे, तो आप लोगों ने क्या करना है, उस अकाउंट को ब्रांच जो है कराची भेजेगी ट्रेजरी में, और ट्रेजरी उसके पैसे लेके देगा। अगर डॉलर का चेक आ गया आपके पास, किसी ने कहा जी $500 मैंने, ये चेक आ गया, मिस्टर ए के पास चेक आ गया $500 का, ठीक है, और वो कहीं का भी था पूरे पाकिस्तान में। हाँ, आपने क्या करना है, ब्रांच ने उस डॉलर के चेक को यूबीएल ट्रेजरी कराची भेज देना है हेड ऑफिस में। डॉलर की क्लियरिंग सिर्फ कराची निफ्ट करता है हफ्ते में 2 दिन, और वो वहीं पे सेटल होती है। हम तमाम ब्रांचें जो हैं ट्रेजरी को भेज देते हैं चेक, और ट्रेजरी जो है वो निफ्ट को भेज देती है, निफ्ट क्लियर करके कस्टमर के अकाउंट को पैसे दे दिए जाते हैं। डॉलर की क्लियरिंग, सिर्फ यूएस डॉलर की क्लियरिंग के पैसे। ठीक है। और अगर किसी करेंसी में आते हैं, फर्ज करें किसी ठीक और है। करेंसी में आ गए, दिरहम में आ गया, तो वो हम, आप ट्रेजरी को भेजेंगे, ट्रेजरी सिंगापुर से क्लियरिंग होगी उसकी। ठीक है, उसकी क्लियरिंग लोकल नहीं है, लोकल सिर्फ यूएस डॉलर की क्लियरिंग हो रही है। इंटरनेशनल क्लियरिंग में चला जाएगा वो, वहां पे निफ्ट का कोई रोल नहीं है, निफ्ट सिर्फ पाकिस्तान तक काम करता है। आउटवर्ड क्लियरिंग क्या है, वहां मिसाल जो ली थी उसी पे चलते हैं। ठीक है, कि यस सर। टैक्स पे ड्रॉन ऑन होंगे चेक, यानी यूबीएल का चेक नहीं होगा, वो किसी जी। भी और बैंक का हो सकता है, काउंटर यूबीएल का होगा जहां पे जमा हो गए। दिस इज ठीक है। आउटवर्ड क्लियरिंग। यूबीएल सर। अकाउंट होल्डर जो उसमें पैसे आएंगे, यूबीएल पैसे कलेक्ट करेगा। ठीक है, और कस्टमर यूबीएल के जो है आउटवर्ड के नतीजे में उसमें पैसे आते हैं, क्रेडिट उनका अकाउंट होता है। क्लियर? ये वो बातें हैं जो बताई जा चुकी हैं। क्लियर है जी? Yes, sir. चेक्स ड्रॉन ऑन यूबीएल, अगर फर्ज करें हमने यूबीएल की इनवर्ट देखनी है, तो ये चेक है जो हमें दूसरे बैंकों से आएंगे और दूसरे बैंकों के काउंटर पे जमा होंगे और वो हमें भेजेगा। यूबीएल का अकाउंट होल्डर डेबिट होगा, यूबीएल का बैंक जो है वो पे करेगा, यूबीएल का कस्टमर जो है वो उसके नतीजे में उसके अकाउंट से पैसे कम हो जाएंगे, कट जाएंगे इनवर्ट के नतीजे में। आउटवर्ड के नतीजे में पैसे आते हैं, इनवर्ट के नतीजे में पैसे जाते हैं। शाबाश। अब बेनिफिट्स क्या है? फिजिकल मूवमेंट कोई नहीं है, टाइम एफर्ट सेव होता है, कैश मिनिमम यूज है, और बैंकिंग सिस्टम जो है उसकी सिक्योरिटी होती है, और उस मुआशरे में चेक्स और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। ये क्लियरिंग के बेनिफिट्स हैं। अब मैं निफ्ट कर रहा था, निफ्ट है क्या? निफ्ट रेफर टू नेशनल इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर? तो इसको हम निफ्ट कहते हैं। पहले क्या था, स्टेट बैंक काम करता था और नेशनल बैंक करता था एज ए क्लियरिंग हाउस। 95 में स्टेट बैंक ने निफ्ट को बना दिया, निफ्ट ने सारे प्रोसेस को सेंट्रलाइज कर दिया। स्टेट बैंक जो है वो पूरे ऑपरेशन को देखता है, निफ्ट जो है तमाम जो ब्रांचें हैं उनको ये सर्विस देता है, और निफ्ट ने यूएस डॉलर क्लियरिंग का मैकेनिज्म ही पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा दिया। अदरवाइज ये अगर कोई हमें यूएस डॉलर का चेक आता था तो हम उसको भी सिंगापुर भेजते थे, चाहे एचबीएल का चेक होता था ये जे रोड ब्रांच का ही, तो हम उसको क्या करते थे, जे रोड ब्रांच यूबीएल ने डॉलर के पैसे लेने हैं एचबीएल जे रोड से, तो हम उस चेक को सिंगापुर भेजते थे, सिंगापुर सेटल करता था। ठीक है, तो अब डॉलर की क्लियरिंग जो है वो पाकिस्तान में हो रही है ड्यू टू निफ्ट।
इंटरसिटी क्लियरिंग पता है? इंटरसिटी क्लियरिंग क्या होती है टीम मेंबर्स? यस सर, यस सर, कौन सी मिसाल हमने ली थी इंटरसिटी के सिलसिले में? कौन सा शहर था? सरगोदा, सरगोदा था। सर जी गुजरांवाला। ये सर गुजरांवाला गुजरावाला सर, गुजरावाला था। और चेक की अमाउंट कितनी थी? सर 1 लाख। शाबाश, 1 लाख थी। तो अब इट मीन का समझ आ गई। सिर्फ इसमें एडिशनल क्या होता है कि उस चेक के ऊपर इंटरसिटी की स्टैंप लग जाती है। इंटरसिटी क्लियरिंग की चेक के ऊपर सामने स्टैंपें लग जाती है। बाकी वही प्रोसीजर है जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक हो गया। सेम डे क्लियरिंग बता दिया था आपको क्या है। यस सर। सर यस सर, सेम डे क्लियरिंग का फर्क ये है कि ऊपर चेक के ऊपर सेम डे की क्लियरिंग एक और एडिशनल लग जाएगी। बाकी वही चीज है, लाख रुपया 500 रुपया चार्जेस। ठीक है, चले आगे। यस सर, प्रोसीजर फॉर ठीक आउटवर्ड है सर। क्लियरिंग, वही प्रोसीजर क्या है आउटवर्ड क्लियरिंग का। मिस्टर ए आ गए, जो मिस्टर ए आ गया हमारे पास आ गया कि मुझे एचबीएल से 5 लाख रुपया का चेक मिला है, वो मुझे मंगवा दें। तो हम क्या करते हैं, टेलर रिसीव द डिपॉजिट स्लिप एंड चेक ड्रॉन ऑन एनी अदर बैंक सिटी एंड स्क्रूटनाइज डिपॉजिट स्लिप चेक फॉर द फॉलोइंग। वो अमाउंट देखता है कि वही है जो डिपॉजिट स्लिप पे लिखी है, अमाउंट इन वर्ड फिगर ठीक है, चेक इस बेरर या जिसका नाम लिखा है उसी की फेवर में है। इस सारे प्रोसेस को जो हम चेकिंग करते हैं इसको स्क्रूटनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रूटनाइज करना। प्रोफेशनल लफ्ज है स्क्रूटनिंग। चेक इज नॉट स्टेल पोस्ट डेटेड। हम देखते हैं चेक कहीं कटा फटा अल्टरेशन तो नहीं है। अगर चेक के ऊपर कटिंग है तो जिस बंदे ने चेक इशू किया है वो उसे ऑथेंटिकेट करेगा। ठीक है, डिपॉजिट स्लिप पे तो कोई कटिंग नहीं है। ठीक है, डिपॉजिट स्लिप पे जो बंदा जमा करवा रहा है उसके साइन होने चाहिए और उसकी करंट डेट होनी चाहिए। ये नहीं है कि कल की डिपॉजिट स्लिप की डेट पे आज हम जमा नहीं करेंगे, आज ही की डिपॉजिट स्लिप पे होनी चाहिए। दूसरी एक और बात कि चेक जो है उसकी वैलिडिटी, चेक वैलिड होता है 6 महीने तक। आज जो उस पर डेट लिखी है उसके 6 महीने तक हम उसके पैसे लिए जा सकते हैं। जो ही 6 महीने पूरे हुए उसके बाद उसके पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही पोस्ट डेटेड हो जाएगा। ऐसे ही स्टेट बैंक का जो चेक होता है उसकी वैलिडिटी 3 महीने होती है। आम चेक की 6 महीने है, जो स्टेट बैंक चेक इशू करता है उसकी 3 महीने वैलिडिटी है। 3 महीने के बाद वो आएगा तो उसकी डेट जो है रीवैलिडेशन रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब चेक हमारे पास आ गया 5 लाख का तो उसके आगे और पीछे क्लियरिंग की स्टैंपें लगाई जाती हैं। स्टैंपों का फॉर्मेट आगे आ जाएगा, इसलिए the teller affix bank crossing on front of check, also fix clearing stamp of next working day। आज जो हम चेक रिसीव कर रहे हैं, आज 29 है, जितने चेक आज हम नॉर्मल में रिसीव करेंगे उस पे हम क्लियरिंग डेट लगाएंगे 30 की। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब एचपीएल में जाना है तो कल जाएंगे, उस वक्त 30 डेट होगी। तो ये ध्यान में रखें कि अगर कभी ये काम करना पड़ा तो वो हमने कल आने वाले दिन की स्टैंप लगानी है, आने वाले वर्किंग डे की। उसके बाद फ्रैंकिंग विल बी डन। चूंकि मैंने आपको पहले कहा था कि हम क्लियरिंग जो है उसमें लीड कर रहे हैं बैंकिंग को, तो फ्रैंकिंग क्या है कि चेक के पीछे हम एक तमाम ब्रांचों में हमने एक स्कैनर और एक प्रिंटिंग मशीन दी हुई है। प्रिंटिंग उसको हम फ्रैंकिंग कह देते हैं। फ्रैंकिंग क्या है कि चेक को हम उल्टा रखते हैं तो वो पीछे एक स्टैंप लगा देता है जिसमें होता है बैंक का कोड लिखे, खाना बन जाता है बैंक कोड, कस्टमर का नाम, कस्टमर का अकाउंट और चेक की अमाउंट, वो खाना बन जाता है। वो कस्टमर फिल करता है या बैंक का जो स्टाफ है ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर फिल कर देता है। फिर उस चेक को हम स्कैन कर देते हैं। तो जब स्कैनिंग करते हैं तो उस प्रिंटर से उस चेक का इमेज निकलता है। जो इमेज निकलता है वो हम कस्टमर को दे देते हैं कि ये आपकी डिपॉजिट स्लिप है, एक्नॉलेजमेंट है कि हमने आपसे ये चेक दिया है। तो आगे उसका फॉर्मेट भी आएगा, वो सारा आपको बता भी दिया जाएगा। फ्रैंकिंग विल बी डन एट द बैक ऑफ द चेक। वही 4 चीजें और वो फिल कर दिया जाता है, फिर उसको स्कैन कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बैंक क्लियरिंग और डिस्चार्ज स्टैंप लगाई जाती है एंडोर्समेंट की, डिस्चार्ज की, वो बैंक पे लगा के तो एक बैंक ऑफिसर जो है वो साइन कर देता है। फिर
उसको निफ्ट के हैंड ओवर कर दिया जाता है कि ये निफ्ट का जो राइटर आता है ये चेक ले दें, ये हमारी क्लियरिंग तैयार है। अब फंड अगेंस्ट द चेक्स आर मेड अवेलेबल टू कस्टमर सेम डे, यानी कस्टमर को पैसे क्रेडिट हो जाते हैं उस दिन, या जब अगले दिन, या इंटरसिटी है तो उससे अगले दिन, और अगर ओबीसी है, कलेक्शन है, तो फिर जब वो आएंगे। इन केस ऑफ नॉर्मल क्लियरिंग, ठीक है, फंड जो है वो सीपीयू डायरेक्ट कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, ठीक है। और इन केस ऑफ सेम डे क्लियरिंग के पैसे अभी ब्रांच की सन्ड्री में जाते हैं और फिर ब्रांच जो है वो सन्ड्री से डेबिट करके कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर देती है, ठीक है जी। और जब ब्रांच का स्टाफ है उसे चाहिए कि अपनी क्लियरिंग की सन्ड्री रोज चेक करे, क्योंकि हम क्रेडिट करते हैं कस्टमर के अकाउंट डायरेक्टली, लेकिन अगर कोई अकाउंट हमसे नहीं पढ़ा जा रहा, जो आपने स्कैनिंग ब्रांच ने की उसका अकाउंट गलत कर दिया, कोई और गलती थी, तो वो हम कस्टमर के अकाउंट को डायरेक्ट पैसे नहीं देते बल्कि ब्रांच की सन्ड्री में दे देते हैं। और फिर जब नेक्स्ट डे वो चेक करते हैं कि पैसे आए हैं तो वो हमसे उसका इमेज मांग लेते हैं, या अगर उनके पास होता है तो वो वहां से देके कस्टमर को क्रेडिट कर देते हैं। क्लियरिंग ऑफिसर विल कंफर्म द ट्रांजैक्शन इन सन्ड्री फ्रॉम वाउचर एंड प्रोसेसिंग, कि अगर वही के कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करना है, सन्ड्री को जहां पे हमने पैसे दिए सन्ड्री को डेबिट करके कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। रिटर्न अगर होती है तो सीपीयू जितनी भी रिटर्न होते हैं चेक आउटवर्ड क्लियरिंग में जो दूसरे बैंकों को हमने भेजे में से कोई रिटर्न है, तो उसकी ईमेल डेली बेसिस पे हर ब्रांच को जाती है, ठीक है। और आउटवर्ड क्लियरिंग में कोई रिटर्न चार्जेस नहीं है। हमने फर्ज करें जो एचपीएल को चेक भेजा वो वापस आ जाता है तो उसका कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन इनवर्ड क्लियरिंग में चार्जेस हैं। आफ्टर क्लियरिंग रिटर्न आउटवर्ड, आफ्टर क्लियरिंग रिटर्न आउटवर्ड क्लियरिंग। अब फर्ज करें मिस्टर हमारे पास एक चेक आया जो एचबीएल ने हमें भेजा था, 50,000 का चेक था, हमारे पास आ गया, हमने उस अकाउंट में पैसे नहीं थे, मिस्टर एच का अकाउंट था हमारे पास, मिस्टर एच का अकाउंट है, मिस्टर एच ने 50,000 का चेक दिया किसी को और उसका अकाउंट किसी और बैंक में था, बैंक ऑफ पंजाब में था, सपोज बैंक ऑफ पंजाब से वो 50,000 का चेक हमारे पास सुबह सुबह पहुंचा और हमने देखा कि मिस्टर एच के अकाउंट में तो पैसे नहीं है, अब वो चेक वापस जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि जो हमारा स्टाफ काम कर रहा था वो कोई इधर उधर हुआ और पीछे से निफ्ट का राइडर आया, उसने कहा यार कोई रिटर्न है, वो बंदा कोई नहीं था, उसने कहा जी पता नहीं कहाँ है वो बंदा, थोड़ा सा लेट हुआ, निफ्ट का राइडर वैसे ही चला गया, या वो बंदा जो क्लियरिंग कर रहा है वो भूल गया कि मैंने ये चेक वापस देना था 50,000 का, निफ्ट के राइडर ने जाके उधर कह दिया कि जो 50,000 का चेक ऑनर है, क्योंकि उन्होंने मुझे वापसी कोई नहीं दी। अब क्या होगा, स्टेट बैंक को रिपोर्ट हो गया कि ये चेक 50,000 का क्लियर है क्योंकि उसकी वापसी नहीं दी हमने निफ्ट को। तो स्टेट बैंक क्या करेगा, यूबीएल को डेबिट कर लेगा 50,000 से और क्रेडिट कर देगा बैंक ऑफ पंजाब को। अब बंदा आया सीट पे, उसने कहा यार ये चेक तो वापस जाना था, उस वक्त दौड़ लग जाती है क्योंकि यूबीएल को डेबिट 50,000 का हो चुका होता है। फिर हम क्या करते हैं, फौरन एक लेटर लिखते हैं, वो चेक और उसके साथ चेक रिटर्न मेमो बैंक ऑफ पंजाब में डायरेक्टली भेजते हैं, भेज यार, फौरन वक्त पड़ जाता है को 50,000 चला गया। अब हम वो उनको ईमेल करते हैं कि ये चेक था, हम वक्त पे वापसी नहीं कर सके, प्लीज इसके चेक के पैसे क्रेडिट ना उसको कीजिएगा बल्कि हमें डेबिट नोट दे दें। हम उसको डेबिट नोट कहते हैं। डेबिट नोट क्या है कि किसी वजह से हम जो रिटर्न थी वो वक्त पे रिटर्न नहीं कर सके, फिर हम कनेक्टिंग बैंक को डायरेक्टली लिखते हैं कि बैंक ऑफ पंजाब को लिखेंगे कि ये चेक आ रहा है फिजिकली, प्लीज इसका हमें डेबिट नोट बना दो। अब वो राइडर हम भेजते हैं अपना और बैंक ऑफ पंजाब में जाता है, उनको कहता है ये चेक जी वापसी थी, प्लीज इसका हमें पे ऑर्डर बना दे। बैंक ऑफ पंजाब जब देखता है कि रिटर्न आ गया तो वो उसका यूबीएल की फेवर में पे ऑर्डर बना देता है। वो एक आधा दिन यूबीएल अपने से पैसे 50,000 देता है बैंक ऑफ पंजाब को, वो हमारी एंट्री आउटस्टैंड रहती है बैंक की बुकों में, बैंक डेबिट रहता है अपनी बुक्स में कि 50,000 गया हुआ है। जब वो पैसे आते हैं फिर वो नॉकआउट होता है, क्रेडिट बैलेंस हो जाता है। बैंक जो है वो अगले दिन वो चेक रिवर्स होता है तो फिर फाइनल हो जाता है। रोल ऑफ निफ्ट का रोल क्या है, मैंने सारा आपको बता दिया कि निफ्ट रोल ये है कि वो चेक कलेक्ट करता है, उसकी समरी बनाता है,
उसको बैलेंसिंग करता है, बंडल कवर बनाता है, दूसरे बैंक से शेयरिंग करता है, रिटर्न बार करता है और रिपोर्टें साहब को शेयर करता है। ठीक है, उसके बाद कि जो फंड्स हैं उनकी रिपोर्टें स्टेट बैंक से शेयर करता है और स्टेट बैंक रिपोर्ट्स ऑफ निफ्ट फंड जो है बैंकों में सेटल कर देता है। तो निफ्ट का रोल जो है कि वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि निफ्ट ने काम ना किया हो, निफ्ट डिले हुआ हो। निफ्ट रोज काम करेगा, चाहे इसका राइडर भी जाएगा, चाहे बारिश आए, आंधी आए, जो मर्जी आए, निफ्ट के बेचारे राइडर जो है हर ब्रांच में पहुंचते हैं। प्रोसीड्स फॉर इनवर्ट क्लियरिंग। अब इनवर्ट क्लियरिंग आ गई कि हम सुबह तो निफ्ट का राइडर हमें इनवर्ट क्लियरिंग के चेक दे गया कि भाई अपने कस्टमर को डेबिट करके मुख्तलिफ बैंकों को पैसे दो। हमने उन चेकों को देखा, उसकी स्क्रूटनिंग की, ठीक है, और देखा कि जितना निफ्ट ने हमें दिया है क्या उसने कोई अमाउंट गलत तो नहीं है। निफ्ट के जो पंचिंग करने वाला स्टाफ है वो भी गलती कर सकता है। हम वो सारी चीजें चेक करते हैं और स्क्रूटनाइज करते हैं। स्क्रूटनाइज में क्या आउटवर्ड में भी होती है, इनवर्ड में भी होती है। वैलिडिटी, अमाउंट इन वर्ड, फिगर एग्री, चेक इज प्रॉपर्ली डिस्चार्ज बाय बैंक के बैंक की जो स्टैंपें दूसरे बैंक की रिक्वायर्ड थी कलेक्टिंग बैंक की वो लगी हुई हैं। प्रेजेंटिंग बैंक्स क्लियरिंग, क्रॉसिंग स्टैंप, एडिशनल अल्टरेशन कटिंग इफ एनी ऑन द चेक इज ऑथेंटिकेटेड। कि चेक पे अगर कोई कटिंग है तो क्या जिस बंदे ने चेक इशू किया उसने ऑथेंटिकेट किया हुआ है। अगर चेक इन ऑर्डर है, साइन वेरीफाई है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको पोस्ट कर देते हैं सिंबल में, कस्टमर को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही पे ऑर्डर, डीडीसीसी या रिपीट ट्रैवलर चेक या टेलीग्राफिक ट्रांसफर कुछ भी हमें आते हैं तो वो हम अपने सिस्टम से चेक करते हैं, फिर उसकी पेमेंट कर देते हैं। ब्रांच के देखेगी कि टोटल नंबर और अमाउंट। अब ये सीपीयू चूंकि ज्यादा कर रहा है तो सीपीयू देखता है कि जो अमाउंट है वो निफ्ट की टैली है, कहीं कोई गलती तो नहीं है। और अगर कोई चेक डिसऑनर होता है तो वो वापसी चली जाती है और कंप्यूटर से ही रिटर्न मेमो जनरेट होकर उस चेक के साथ लगाते हैं और निफ्ट को भेज दिया जाता है। रिटर्न चार्जेस जो है इनवर्ट क्लियरिंग के वो हम चार्ज करते हैं, रिकवर करते हैं एज पर एसओसी, और ये सेंट्रलाइज सीपीयू ही रिकवरी कर लेता है तमाम 600 ब्रांचों की। जितना अगर चेक वापस जाता है इनवर्ट क्लियरिंग में तो पहले कभी ब्रांचें करती थी, लेकिन अब ये सिस्टमैटिकली डेवलपमेंट है सिस्टम। हम एक क्लिक करते हैं, तमाम रिटर्न जो होते हैं जिन पे लगने होते हैं वो लग जाते हैं और जिस पे नहीं लगने होते उस पे नहीं लग। डिसऑनर चेक्स आर रिटर्न अलोंग विद द चेक रिटर्न मेमो, को वापस कर दी जाते हैं चेक जो है, और उसके साथ रिटर्न मेमो है। अब कंप्यूटर से प्रिंट उसका निकल आता है ऐसे। और रिटर्न चार्जेस जो है वो एज पर एसओसी शेड्यूल ऑफ चार्जेस उसके मुताबिक कस्टमर को डेबिट कर लेते हैं। इंटरसिटी इनवर्ट क्लियरिंग, आउटवर्ड क्लियरिंग। इंटरसिटी का पता है, इंटरसिटी गुजरावाला का चेक था। यस सर क्लियर है। किस बैंक का था, किस बैंक का था? सर बैंक ऑफ पंजाब, ओ सॉरी नेशनल बैंक, नेशनल बैंक, नेशनल बैंक, शाबाश। यस सर। ये इसका टर्न अराउंड टाइम क्या है? 48 घंटे, 48 आवर्स। ठीक है ना। बाकी वही है कि निफ्ट पिक करता है, निफ्ट अपने गुजरात ऑफिस को भेजता है, वो इंटरसिटी में नेशनल बैंक को भेजेगा, और यही है। ठीक है, इंटरसिटी क्लियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग आउटस्टेशन चेक्स वेयर द निफ्ट सर्विसेज आर अवेलेबल। के निफ्ट सर्विसेज वहां पे अवेलेबल है, निफ्ट के जरिए जा रहा है तो इंटरसिटी है। क्लियर? ये यस फैसिलिटेट करता है कस्टमर को लेस एक्सपेंसेस है देन ओबीसी। ओबीसी क्या है? आउटवर्ड बिल फॉर कलेक्शन, जिसको मैंने कहा था कलेक्शन, वो कोटली आजाद कश्मीर वाला केस। अब टर्न अराउंड टाइम इसका 48 घंटे है। ठीक है, प्रोसीजर फॉर इंटरसिटी क्लियरिंग, स्टैंप affix इंटरसिटी क्लियरिंग स्टैंप ऑन द चेक, प्रिपेयर सेपरेट एनवेलप। वही इंटरसिटी का हर शहर का अलग-अलग भेजना है हमने, जो मैंने आपको बताए भी थे, दिखाए भी थे। ये जो इनवेलप्स हैं, और इनवेलप जो है निफ्ट के राइडर को, और इसके कोई हम पोस्टेज चार्जेस नहीं लेते क्योंकि इंटरसिटी के चार्जेस ले लेते हैं। उसके बाद जब हमें निफ्ट से सीट इसकी आ जाती है, फेट आ जाती है कि ये चेक क्लियर है, वो जो लाख रुपए वाला चेक था गुजरावाला एनबीपी का, तो चूंकि
अभी इंटरसिटी के फंड जो है वो हम सन्ड्री में मेन ब्रांच देती है, तो मेन ब्रांच उसकी सन्ड्री में दे देगी जिस ब्रांच के वो पैसे होते हैं, और ब्रांच क्या करेगी, सन्ड्री को डेबिट करके कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर देती है। कि ब्रांच के पास हम 2 मशीनें नजर आ रही हैं आपको? यस सर। जी सर। ऊपर जो है ये फ्रैंकिंग मशीन नजर आ है, रही। नीचे जो है एनसीआर स्कैनर है। नीचे जो मशीन है उसमें हम चेक रखते हैं, तो दोनों तरफ से स्कैनिंग होकर हमारे सिस्टम में अपीयर हो जाती है, ब्रांच के सिस्टम में भी। ये आउटवर्ड क्लीनिंग के में इस्तेमाल होते हैं। ऊपर जो है ये 2 काम मशीन करती है। ये एक्चुअली जिसे फ्रैंकिंग मशीन कहते हैं, ये एक तो पीछे फ्रैंक करके स्टैंप लगा देती है, दूसरा इसमें से जैसे आप एटीएम से पैसे निकालें तो उसमें से रसीद निकल आती है ना, ऐसे इसमें से रसीद निकल आती है जिसमें चेक का इमेज होता है, उसका प्रिंट होता है चेक का इमेज का, तो वो हम कस्टमर को दे देते हैं कि ये जी हमने ये आपसे चेक ले लिया है। ये तकरीबन हर ब्रांच में यूबीएल की है। ये इसीलिए आप जो मैं आपसे कह रहा था कि जी 600 ब्रांचों की क्लियरिंग लाहौर से हो रही है, रहीम यार खां, बहावलपुर, मुल्तान, बिहाड़ी, ये सारे ब्रांचों की क्लियरिंग हम यहां से कर रहे हैं, तो इन 2 इंस्ट्रूमेंट की वजह से कर रहे हैं। जब वो स्कैनिंग करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अपीयर हो जाता है, और हम जो इंफॉर्मेशन उसकी बैक पे लिखी होती है उसकी बेसिस पे कस्टमर के अकाउंट को फंड क्रेडिट करते हैं। ठीक, अब ये करता क्या है ये देखिएगा। ब्रांच क्या करेगी कि जब चेक आता है तो स्क्रूटनी करनी है, उसके बाद फ्रैंक करना है, उसके बाद जो फ्रैंकिंग की इंफॉर्मेशन है उसे फिल करना है, और स्टैंपें लगानी है और स्कैनिंग कर देनी है उसकी। ये स्क्रूटनी के क्या क्या चीजें हैं कि चेक की डेट देखनी है, यानी 6 महीने से पुराना ना हो और फ्यूचर की डेट का ना हो। आज 29 है, 30 की डेट का ना हो, पुराना हो। टाइटल है एज पर क्रेडिट स्लिप हो, इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें साइन हो, यानी जहां पे जिस कस्टमर ने इशू किया है चेक उसके साइन हो। अगर कटिंग है तो उसकी ऑथेंटिकेशन हो। कंफर्मेशन ऑफ जेन्युइननेस, जेन्युइननेस क्या है कि चेक जेन्युइन होना चाहिए, आजकल को फोटोकॉपी भी दे देता है, ठीक है, तो चेक जेन्युइन हो। ये हम सेकंड टाइम पे और एक जो है उसमें पूरा पढ़ेंगे, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। अमाउंट इन वर्ड एंड फिगर जो है वो सेम होनी चाहिए, ये हमने स्क्रूटनी करनी है। अब आफ्टर स्क्रूटनिंग ब्रांच विल पास द इंस्ट्रूमेंट थ्रू फ्रैंकिंग मशीन। जब स्क्रूटनी होती है तो फ्रैंकिंग मशीन से गुजारा जाता है, फ्रैंकिंग मशीन से जब गुजारते हैं तो पीछे वो खाने बन जाते हैं कि किसको क्रेडिट करना है, वो डिटेल दे दी जाती है, बेनिफिशियरी की डिटेल मांगता है तो वो दे देते हैं। मसलन कोई ऑटो लोन की पेमेंट है तो वो ऑटो लोन का नाम अपना अकाउंट नंबर और टाइटल में दे देगा, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड लिख देगा और उसका नाम लिख देगा, पर्सनल लोन है तो पर्सनल लोन की वो दे देगा, मॉर्टगेज है किसी ने हाउस बिल्डिंग लोन लिया है उसकी पेमेंट कर रहा है तो वो हाउस बिल्डिंग लोन के पर्टिकुलर कर देगा, ठीक है, जो भी है वो पीछे लिख देगा ताकि क्रेडिट उसी में जाए डायरेक्टली। All frank instrument need fill use black marker के बेनिफिशियरी ब्रांच कोड, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी अकाउंट टाइटल और अमाउंट जो है वो बैक पे लिखते हैं। ये जो मैं फ्रैंकिंग कर रहा था ये नजर आ रहा है, ब्रांच कोड, अकाउंट नंबर, अमाउंट और नीचे अकाउंट टाइटल। तो यहाँ पे हम ब्रांच कोड का लिख देते हैं, फिर अमाउंट लिख दी अकाउंट नंबर उसका, और का चेक है और किस उस बंदे का नाम क्या है जिसका जो बेनिफिशियरी है ये लिख देते हैं, और फिर हम इसको स्कैनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ जब ये लिख देते हैं इंफॉर्मेशन तो फिर हम उसको स्कैन कर देते हैं मशीन से अपने एनसीआर स्कैनर से, और फिजिकल जो है वो टीसीएस का राइटर ले जाता है और स्कैनिंग जो है वो सीपीयू के पास अपीयर होना शुरू हो जाती है। अब सीएमटी काउंट हो तो एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। सीएमटी काउंट होते कौन से हैं? सीएमटी काउंट्स वो काउंट्स होते हैं जिनकी कलेक्शन हम तमाम ब्रांचों को, पूरे पाकिस्तान की ब्रांचों को कहते हैं कि कहीं भी उसके पैसे जमा करवाएं। मसलन गैस की पेमेंटें आती हैं उसके डीलरों से, या कोई एजेंसी है, बेस्ट वे सीमेंट की एजेंसी है,
या डीजी सीमेंट की एजेंसी है, ठीक है, लकी सीमेंट की एजेंसी है, तो वो जो पेमेंट करते हैं हर एक एजेंसी को बैंक ने एक कोड नंबर अलॉट किया होता है। उस कोड का, जैसे स्टूडेंट अपने पैसे जमा कराते हैं तो लिखते हैं मेरा रोल नंबर ये है, ठीक है, मैं अगर इस पेपर की फीस जमा करवा रहा हूं, अगर वो यूनिवर्सिटी में फीस जमा करवा रहा है तो वो सारी पर्टिकुलर इसमें लिखे जाते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, ताकि पता चले कि किस लिए ये पेमेंट आई है। ये सीएमटी अकाउंट है कि हायर की पेमेंट थी, उसका पीवी नंबर ये था और डिपॉजिटर कोड ये था, ये सारा लिख देते हैं ताकि हमें पता चले कि पेमेंट कहां से आ रही है और जो बेनिफिशियरी है उसे भी पता चल सके। स्टैंप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एज पर प्रैक्टिस, क्लियरिंग स्टैंप, क्रॉसिंग स्टैंप, इंडोर्समेंट स्टैंप, प्रिपरेशन ऑफ बंडल एज पर निफ्ट इंस्ट्रक्शन, यानी ये जो मैंने आपको बताया भी था बंडल कवर के उसके ऊपर लगा के तो हम निफ्ट के राइडर को दे देते हैं, ये इस तरह का बंडल कवर जो पहले बताया। ब्रांच विल सेंड बंडल कवर टू सीपीयू, और कुछ जो लाहौर की ब्रांचें हैं, तकरीबन 100 के करीब ब्रांचें हैं, उनके चेक हम खुद मंगवा लेते हैं अपने पास सीपीयू में। बाकी जो फर्ज करें गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद की ब्रांचें हैं, उनके पास निफ्ट का राइडर जाता है और डायरेक्टली निफ्ट में चेक डिलीवर हो जाते हैं। हम अपनी ब्रांचों को कहते हैं हमारा राइडर जाते हैं और वो हमें इधर लेके आते हैं, हम सारी रिक्वायरमेंट पूरी करके निफ्ट को पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट डे रिटर्न विल बी रिसीव्ड, एंड अगले दिन क्या होता है, जब रिटर्न आती हैं तो सीपीयू उनको प्रोसेस करता है। रिटर्न जो चेक होते हैं वो कस्टमर को दे दिए जाते हैं, या ब्रांच जो होती है, अगर ब्रांच में डायरेक्टली जाते हैं तो ब्रांच अपने कस्टमर को कहती है ये चेक ले ले, और अपने रजिस्टर पे अंदराज करके कस्टमर के साइन ले लेती है। अगर कंज्यूमर के चेक हैं तो हम कंज्यूमर कलेक्शन डिपार्टमेंट को दे देते हैं, सीएमटी के चेक हैं तो सीएमटी डिपार्टमेंट है उसको दे दिए जाते हैं। और ब्रांच विल रिसीव अ डिटेल ऑफ टोटल इंस्ट्रूमेंट नेक्स्ट डे, हम पूरी डिटेल ब्रांच से शेयर करते हैं कि आपने इतने चेक भेजे थे, ये क्लियर है और ये वापसी है। ये ईमेल के जरिए तमाम ब्रांचों को इंफॉर्मेशन सीपीयू दे देता है। इनवर्ट क्लियरिंग के अगर कुछ चार्जेस हैं तो वो सीपीयू डायरेक्टली काट लेता है। ये स्टैंपे हैं, ठीक है, ये देखें, रिसीव पेमेंट पे अकाउंट विल बी क्रेडिटेड फॉर यूपीएल, और ऊपर हमने क्लियरिंग की इसको और डेट लिख दी कि डेट कौन सी है, जब इनवर्ट में जाएगा, जब प्रेजेंटिंग जो पे बैंक है उसको चेक मिलना है, वो हम डेट लिखेंगे। प्रोसेस फ्लो फॉर आउटवर्ड क्लियरिंग, ये प्रोसेस फ्लो बताया गया है, ठीक है, फ्लो है कि यूबीएल सीपीयू ब्रांचें जो हैं दो तरह से होते हैं, यूबीएल की जो लाहौर की ब्रांचें हैं वो सीपीयू में भी हम लेते हैं, अदर जो रीजन हैं उनको निफ्ट में डायरेक्ट आ जाता है, जो यूबीएल में आता है वो भी हम निफ्ट को भेजते हैं, निफ्ट के पास जाता है, वो स्कैनिंग करते हैं और डाटा एंट्री करते हैं। डाटा एंट्री से मुराद यह है कि वो सिर्फ अमाउंट हाथ से डालते हैं, उसके बाद सेंड टू अदर बैंक फॉर क्लियरिंग, वो जिस बैंक का चेक होता है उसको भेज देते हैं। मसलन हमने एचबीएल में भेजना था तो एचबीएल में भेज देता है, एचबीएल प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेस है या रिटर्न है, उसकी रिपोर्ट स्टेट बैंक से शेयर होती है। स्टेट बैंक क्या करेगा, डेबिट करेगा एचबीएल को और क्रेडिट कर देगा हमारे हेड ऑफिस को, और हेड ऑफिस पैसे सीपीयू को देगा, सीपीयू ब्रांचों को दे देगा, ठीक है। और ये सारा सिस्टमैटिकली मेथड है, एक क्लिक करते हैं 5000 को पैसे 10 मिनट में चले जाते हैं। बिल फॉर कलेक्शन, बिल जो आप मेरे से पूछ रहे थे जी कि वो आप आजाद कश्मीर वाला आ जाता है, कोटली नेशनल बैंक कोटली आजाद कश्मीर का हमें चेक इधर लेके आ गया बंदा, इसको कहेंगे बिल फॉर कलेक्शन, ठीक है। अगर हम यहां से बेच रहे हैं कोटली आजाद कश्मीर तो वो हमारा आउटवर्ड बिल फॉर कलेक्शन होगा, और अगर नेशनल बैंक कोटली आजाद कश्मीर वाला हमें भेज रहा है डायरेक्टली इधर के यार ये पैसे दे दो, तो उसको फिर इनवर्ड बिल फॉर कलेक्शन करेंगे, यानी वो इनवर्ड होगी लेकिन बिल फॉर कलेक्शन ओबीसी होगी, और अब हम पर भेज रहे हैं तो वो होगी तो आउटवर्ड लेकिन बिल फॉर कलेक्शन होगी, क्योंकि उसमें निफ्ट का रोल नहीं है। क्लीन बिल, ये सिर्फ ये है, फॉलोइंग क्लीन बिल्स आर डिपॉजिटेड कलेक्शन विद ऑर्डिनरी पे इन स्लिप विदाउट एनी अदर डॉक्यूमेंट। दो तरह के बिल होते हैं, क्लीन बिल है, डॉक्यूमेंट्री बिल है। क्लीन बिल क्या है, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, डीडी, पे ऑर्डर, डिविडेंड वारंट और ट्रैवलर चेक, इसको हम क्लीन बिल कहते हैं। और डॉक्यूमेंट्री बिल क्या है, जैसे बिल ऑफ लैंडिंग,
रेलवे की रसीद अगर हम कुछ सामान बुक कराते हैं तो जो रसीद रेलवे वाला देता है उसे हम रेलवे की रसीद कह देते हैं, ट्रक रसीद, एयर बिल और बिल ऑफ लैंडिंग। ये सारे डॉक्यूमेंट्री बिल हैं। इसका हमारे सिर्फ एक यूज होता है, जो बिल ऑफ लैंडिंग है, जब वो भी जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उस वक्त। कलेक्शन ऑफ बिल्स, कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बैंक परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ, वही कि हम एज एजेंट काम करते हैं, कस्टमर का टाइम बचता है, रिस्क बचता है, एक्सपेंस बचता है, और कि ये जो है बिल फॉर कलेक्शन ये दूसरे बैंकों पे ड्रॉन ऑन होते हैं, आउटवर्ड बिल फॉर कलेक्शन जो है। अब ये आपने बताना है, ये थोड़ा सा आप जो हमने पढ़ा उसमें ये सवाल है, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, इसको क्लीन बिल है। अभी ये सवाल आने शुरू हो जाएंगे तो आपने बताना है ये क्या है। आउटवर्ड बिल फॉर कलेक्शन ओबीसी और इनवर्ड बिल फॉर कलेक्शन आईबीसी, यानी जहां पे निफ्ट नहीं है अगर वहां हमने आउटवर्ड भेजनी है तो वो ओबीसी कहलाएगी, और जहां पे निफ्ट की सर्विस नहीं है वहां से हमारी कोई इनवर्ड आ रही है तो उसको हम आईबीसी कहेंगे, इनवर्ड बिल फॉर कलेक्शन कहेंगे। आउटवर्ड बिल फॉर कलेक्शन पीछे पड़ी when customer deposit instrument drawn on bank outside the city where NIFT services are not available, such instrument are collected through a process named as collection। कि जहां पे निफ्ट की सर्विसेज नहीं है वहां का चेक आ जाए तो हम उसे आउटवर्ड बिल फॉर कलेक्शन कहेंगे, और हम उसको डायरेक्ट भेज देते हैं, उसमें निफ्ट का कोई किरदार नहीं होता। थ्रू आवर ओन कोरियर, चाहे वो रेपिड कोरियर है, टीसीएस, जिसकी सर्विस होती है आप वहां से बुक कराते हैं और उसको भेज देते हैं। अब ये एक प्रोसीजर है। यूबीएल कलेक्टिंग बैंक है, यहाँ पे जो एमसीबी है वहीं आप नेशनल बैंक नेशनल बैंक कोटली आजाद कश्मीर लिखें, ठीक है, वो पे ऑर्डर बना के वापस यूबीएल को भेज देगा। ये आउटवर्ड बिल फॉर कलेक्शन है। ऐसे ही इनवर्ड बिल फॉर कलेक्शन क्या है कि कोटली आजाद कश्मीर में उसने हमें यूबीएल का चेक भेज दिया कि भाई तुम्हारे कस्टमर ने मेरे कस्टमर को पेमेंट करनी, इसकी पेमेंट कर दो, ये इनवर्ड बिल फॉर कलेक्शन है, ठीक है। अब जहां पे यूबीएल था वहां पे नेशनल बैंक आ जाएगा, यहाँ पे एमसीबी लिखा हुआ है, ये यहाँ पे नेशनल बैंक आ गया, नेशनल बैंक यूबीएल को भेजा लाहौर को, लाहौर ने क्या किया, पे ऑर्डर बना के वापस उसको भेज दिया और वो वहां पे ले लेगा पैसे। प्रोसीजर आउटवर्ड बिल फॉर कलेक्शन, अब क्या है, टेलर वही स्क्रूटनी करेगा। सबसे पहले तो अगर हमारे पास नेशनल बैंक कोटली आजाद कश्मीर का चेक आ गया तो हम उसको स्क्रूटनी करेंगे, साइन वेरीफाई करेंगे, उसके बाद उसको हम स्टैंपिंग करेंगे और TMOB 006 में उसकी एंट्री करेंगे। इसका डिस्पैच या वर्किंग आवर्स है 72 में कंप्लीट होना चाहिए, 72 आवर्स में, और फाइलिंग है और रिमाइंडर है। रिमाइंडर भी यहाँ इसमें सिस्टम जनरेटेड रिमाइंडर निकलते हैं, वो आगे अब लेटर साथ जाता है जो नेशनल बैंक को जाएगा कि हम आपको ओबीसी भेज रहे हैं, ये चेक नंबर है, और ये सिस्टम जनरेटेड ही होगा। हमने जो एंट्री की थी ये उससे लिंक है, वहां से इसका प्रिंट लेंगे और चेक के साथ नेशनल बैंक को भेज देंगे साइन करके। ये सारी अकाउंटिंग एंट्रीज जो है ये ऑटोमेटेड जनरेटेड, कंप्यूटर जनरेटेड है कि ब्रांच की सैलरी डेबिट होगी और ओबीसी सस्पेंस जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। ओबीसी अगर रिटर्न होती है, ठीक है, तो हम कस्टमर को कॉल करेंगे और उसे कहेंगे भाई आपका जो चेक दिया था वापस हो गया है तो आपके ले जाए, रजिस्टर पे इंदराज करके उस पे साइन लेंगे और कस्टमर को वापस कर देंगे। डिस्चार्ज बाय कलेक्टिंग बैंक, ये स्टैंपें हैं जो लगाई जाती हैं। पे अकाउंट विल बी क्रेडिटेड अपॉन रियलाइजेशन और बैंक एंडोर्समेंट कंफर्म, ये ऑन इंस्ट्रूमेंट लॉज ओबीसी, ये ओबीसी में ये स्टैंपें लगती हैं बैक साइड पे। सिचुएशन 1 ये क्वेश्चन है, बिल चेक ड्रॉन ऑन आवर ब्रांचेस, ये क्या है, ओबीसी है आईबीसी है। बिल चेक्स ड्रॉन ऑन आवर ब्रांचेस क्या है, आईबीसी है सर ये। शाबाश, ये आईबीसी है क्योंकि हमारी ब्रांचों पे ड्रॉन ऑन है, तो Drawn जो on। आईबीसी है, शाबाश। उसके बाद सिचुएशन 2 में आ जाए, बिल चेक ड्रॉन ऑन अदर बैंक्स कलेक्टेड थ्रू रिस्पेक्टिव सीपीयू, ये क्या है, ओबीसी है आईबीसी है, तो ये ओबीसी होगी फिर। ओबीसी शाबाश, ये
ओबीसी है सर। होगी, शाबाश, ओबीसी होगी। नंबर 3 पे आ जाए। बिल चेक ड्रॉन ऑन अदर बैंक्स कलेक्टेड थ्रू आवर ब्रांचेस। ड्रॉन ऑन कहाँ पे है? हमारे बैंक पे है कि दूसरे बैंकों पे है? अदर बैंक जो अदर बैंक पे हो गए उसको ओबीसी, अदर बैंक पे ड्रॉन ऑन है। एचबीएल का चेक है तो एचबीएल में जाएगा, नेशनल बैंक का चेक है तो नेशनल बैंक में जाएगा, तो ओबीसी है ये भी। पहले में फर्क सिर्फ ये है कि ये ब्रांचें डायरेक्टली कर रही हैं और वो थ्रू सीपीयू था, ठीक है। बिल चेक्स ड्रॉन ऑन अदर बैंक्स कलेक्टेड डायरेक्टली थ्रू ब्रांचेस। ये जो देम है इसको ब्रांचेस कर लें। बिल चेक्स ड्रॉन ऑन अदर बैंक्स कलेक्टेड डायरेक्टली थ्रू ब्रांचेस, तो ये भी ओबीसी है। इनवर्ट बिल फॉर कलेक्शन प्रोसीजर आईपीसी, इनवर्ट बिल फॉर कलेक्शन, रिसीविंग चेक विद शेड्यूल। हमें चेक आ जाते हैं टोटली आजाद कश्मीर नेशनल बैंक से हमारे पास इधर आ गए, हमने उसकी स्क्रूटनी की, स्टैंपिंग चेक की और आईबीसीए में रजिस्टर कर लिया, क्योंकि इसका कोई सिस्टमैटिकली अंतराज नहीं होता, सिस्टम में दर्ज नहीं होता, तो सबसे पहले आईबीसी आती है तो उसका मैनुअल एंट्री की जाती है रजिस्टर में। प्लीज नोट, बिल चेक रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम अदर बैंक्स ड्रॉन ऑन अस, दिस टाइप ऑफ क्लियरिंग इज सेंट्रलाइज्ड एंड नॉट हैंडल्ड एट ब्रांचेस एट। अभी जो है आईबीसीए वो हम सेंट्रलाइज हो चुकी है, ब्रांचेस नहीं करती, सारे चेक हमारे पास आते हैं और हम ही उसको क्लियर करते हैं। रीजंस अनपेड, रीजन क्या क्या हो सकती हैं? अमाउंट इन वर्ड फिगर डिफर हो सकता है, फंड कम है, अनक्लेम्ड में चले गए, डेट मिसिंग है, डुप्लीकेट इंस्ट्रूमेंट है, फेक इंस्ट्रूमेंट है, फोर्ज इंस्ट्रूमेंट है, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है, नॉट ड्रॉन ऑन अस है। बास का निफ्ट की गलती की वजह से एचबीएल का चेक वो हमारी क्लियरिंग में चला देते हैं, ठीक है, तो वो नॉट ड्रॉन ऑन अस से वापस चला जाता है, ठीक है। स्टेट इंस्ट्रूमेंट है और पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कंटेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैटर, कंडीशनल पेमेंट वो इससे वापस जाता है। ये वो है जो स्टेट बैंक ने कहा है कि इन रीजन से चेक वापस जा सकता है। पोस्ट डेटेड चेक है, सस्पिशियस है, क्लोज्ड या इनएक्टिव अकाउंट है, डोरमेंट अकाउंट है, ब्लॉक या फ्रोजन अकाउंट है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट अकाउंट है जिसके लिए फॉर्म A7 रिक्वायर्ड होता है, और उसके बाद बैंक स्टैंप रिक्वायर्ड होती हैं, बैंक स्पेशल क्रॉसिंग रिक्वायर्ड होती हैं, स्टैंप डेट जो है इनवैलिड है। ये तमाम वजूहत है जिसकी वजह पे जो बैंक हैं वो चेक वापस भेज देते हैं, रीजंस फॉर अनपेड चेक्स कहते हैं, ठीक है। और अगर कोई ऐसी रीजन हो जो वहां पे मेंशन नहीं है तो उसको हाथ से यहां पे लिख के अटैच कर देते हैं उसमें। जी, ये आपका क्लियरिंग वाला मॉड्यूल जो है ये एंड हो चुका है। अब बताएं, कोई क्वेश्चन आंसर है तो बताएं। इंटरसिटी का सेटलमेंट का टाइम कितना है? 8 आवर्स। शाबाश, 48 आवर्स है, 2 दिन है। चले टीम मेंबर, अब हमारी मुलाकात होगी सेकंड हाफ में।